गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आइए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहे नामक गद्य खंड का अध्ययन किए थे, उसमें हम लोगों ने यह जाना था कि मोहन और धनराम नाम के दो बालक हैं जो प्राइमरी तक की शिक्षा एक साथ लेते हैं। मोहन उच्च जाति का लड़का है, जबकि धनराम पिछड़ी जाति का लड़का है। मोहन कुशाग्र बुद्धि है, धनराम मंद बुद्धि है। शुरू में मोहन की शिक्षा दीक्षा बहुत सुचारू रूप से चलती है, बड़ा ही रुचि रखता है। बड़ा होने के बाद मोहन शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ उसकी संगत बदल जाती है और संगत के प्रभाव से वह शिक्षा के प्रति उसकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है और परिणाम यह होता है कि वह जिस मजबूत स्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसमें निरंतर गिरावट होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वह 8वीं कक्षा जाते जाते फेल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उसे भी अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी होती है और जो धनराम लोहार उसका सहपाठी था, उसके वहाँ उसे काम की तलाश करना पड़ता है। यह बात ठीक उसी गलते लोहे की तरह होती है जो पहले पूर्व की स्थिति में बहुत मजबूत होता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बस वह गलने लगता है, अर्थात मजबूत स्थिति को छोड़ देता है। यदि व्यक्ति विशेष जाति के अहंकार में या धन के अहंकार में, किसी तरह के अहंकार में अपनी पूर्व स्थिति में, अर्थात जिस लक्ष्य की खोज करता रहा होता है, जिस रुचि से आगे बढ़ रहा होता है, उसमें गिरावट लेता है, तो निश्चित ही उसका परिणाम शून्य की ओर जाता है और उसे निराशा हाथ लगती है। इसलिए इस पाठ के प्रथम वीडियो में भी हम लोगों ने जाना था कि हमें अपना प्रयास हमेशा सार्थक दृष्टिकोण की तरफ करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। प्रलोभन में आकर के बुरे कार्यों में न फंसें, जिससे कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। अक्सर छात्र जब किशोरावस्था में होता है, 12 से लेकर के 25 वर्ष की अवधि जो होती है जीवन की, वह बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। ऐसे में बालक विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों में आकर के अपनी लक्ष्य से भटक जाता है और ऐसी स्थिति में वह अपने लक्ष्य से भटककर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। और यह बात गलते लोहे के माध्यम से शेखर जोशी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। छात्र हित में यह सुझाव दिया है कि एक छात्र को हमेशा सतत प्रयास करना चाहिए, भले ही वह शुरू में कुशाग्र बुद्धि क्यों न हो, लेकिन उसे हमेशा प्रयास करना चाहिए। आइए इस वीडियो के अंश में क्या कुछ हम जानते हैं, क्या कुछ शेखर जोशी ने आपको बताने का प्रयास किया है। मोहन किस तरह से अपनी पढ़ाई और अपने परिवेश में रहने का प्रयास करता है, इसका बड़ा ही सजीव वर्णन लेखक ने किया है। दोनों ही
हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चरदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले ही धमाचौकड़ी मचाते हुए उठक पटक करते और बांज के पेड़ों के टहनियों पर झूलते हुए बच्चे को जैसे सांप सूंघ गया हो, कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? आज दोनों ही सहपाठी त्रिलोक सिंह मास्टर साहब को याद करते हैं उस क्षण को जब त्रिलोक सिंह मास्टर चार दीवारी में प्रवेश करते ही हुक्के का आखिरी कस लेते थे और जैसे ही चार दीवारी के अंदर प्रवेश करते थे सभी छात्रों को ऐसा लगता था सांप सूंघ रहा है। जो छात्र कुछ देर पहले उछलते कूदते रहते थे, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर दौड़ रहे होते थे, जैसे ही कोई बांझ पक्षी आ गया हो और सांप जैसे सन्न रह जाता हो, ठीक वैसे ही बच्चे त्रिलोक सिंह मास्टर के भय से सन्न रह जाते थे, बिल्कुल ही शांत हो जाते थे। और आते ही त्रिलोक सिंह मास्टर साहब बड़ी कड़कती आवाज में बोलते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? और इस प्रकार बच्चे तुरंत क्या आवाज देते, क्या उत्तर देते, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? पुनः उसी कड़कती हुई आवाज में यह भी पूछते कि क्या मोहन नहीं आया? मोहन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहन प्रथम प्राथमिक शिक्षा में बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि बालक था, बड़ा ही तेज था और अपने शिक्षक त्रिलोक सिंह मास्टर साहब के लिए बड़ा ही प्रिय था। जिस दिन वह आता नहीं था त्रिलोक सिंह मास्टर साहब अवश्य पूछते थे क्यों नहीं आया, किस कारण नहीं आया। जब कोई बालक या बालिका किसी क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ता है, शिक्षा में रुचि रखता है, मेधावी रहता है, तो वह अपने शिक्षकों के लिए प्यारा होता है। निश्चित ही यही कारण रहा कि मोहन भी त्रिलोक सिंह मास्टर साहब के लिए बड़ा ही प्यारा था। मोहन उनका चहेता शिष्यता, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। वह इतना कुशाग्र बुद्धि था, सभी शिक्षकों के लिए वह चहेता था। विशेषतः त्रिलोक सिंह मास्टर साहब उसे विशेष प्रेम करते थे क्योंकि बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि था, मेधावी था, सभी कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त करता था और इसलिए उसे त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने सभी कक्षाओं का मॉनिटर बनाया, पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया। सुबह की सभा में वह प्रार्थना के प्रथम स्वर वही उच्चारित करता था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हम कीजिए। इस प्रकार वह अपने विलक्षण प्रतिभा से सभी शिक्षकों का मन मोह लेता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उसे फिसंडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। जब कभी भी कोई लड़का किसी कक्षा विशेष का अपने प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से नहीं देता तो उसी प्रश्नों को वह मोहन को दिया करते थे और उससे ठीक ढंग से उत्तर प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न अनुभूति करते थे। और उस फिसंडी पिछड़े बालक, फिसंडी का अर्थ है यहाँ पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक को दंड देने का कार्यभार मोहन के ऊपर सौंपते थे। इस प्रकार अगले अंश में लेखक बताता है कि मास्टर साहब क्या कुछ दंड देने का आदेश देते हैं। पकड़ इस का कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने
त्रिलोक सिंह मास्टर साहब के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए और या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन की प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर साहब का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम अपना नाम रोशन करेगा, ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। एक तरफ मैंने जैसा कि बताया कि जो भी फिसंटी लड़के थे, मंदबुद्धि बच्चे थे, उनको दंड देने का काम, कान खिंचवाना, ढोटा लगवाना, उठक बैठक कराना का काम जो है कुशाग्र बुद्धि बालक मोहन करता था। ऐसे कई बार धनराम भी मंदबुद्धि बालक था, ऐसे ही उसने उसके कान खींचे थे, छड़ियाँ भी लगाई थी, लेकिन दोनों में प्रतिद्वंदिता नहीं थी। और इस प्रकार उसने कई बार उस दंड को सहा था। लेखक बताता है कि दोनों अपने में प्रतिद्वंदी नहीं समझते, क्योंकि एक तरफ मोहन जो था उच्च परिवार का था और वहीं धनराम पिछड़े जाति का लड़का था, तो दोनों में प्रतिद्वंदिता बहुत कम थी। वह हमेशा मोहन के प्रति उच्च भाव रखता। कौन उच्च भाव रखता? धनराम लोहार उच्च भाव रखता था। और चूंकि जैसे ही त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जब कभी भी मोहन अच्छा काम करता, अच्छे उत्तर देता, तो यह कहते थे यह बालक निश्चित ही आगे जाकर उच्चाशय को प्राप्त होगा, अच्छा आदमी बनेगा और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। इसे सुनकर मोहन के समक्ष प्रतिद्वंदिता करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि धनराम समझता था कि वह स्वयं तो मंदबुद्धि है ही, दूसरे उसकी जाति भी गौण है, जाति से भी वह पिछड़ी जाति का है, इसलिए उसकी प्रतिद्वंदिता नहीं है और इसलिए वह हमेशा प्रेम का भाव रखता था। प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जाति से ऊंचा रहकर व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करड़ी ऊंच न होए। किसी भी व्यक्ति के मन में जाति का गुमान हो, धर्म का गुमान हो, यह मिथ्या है। यदि हमारे अंदर खुद के गुण नहीं हैं, यदि हम किसी भी क्षेत्र में दक्षता नहीं रखते हैं, निपुणता नहीं रखते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए हमें हमेशा उच्चाशयी बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और हर क्षेत्र में स्वयं के बलबूते एक अच्छा अवसर तलाशना चाहिए और अपनी उच्चता को स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए। लेखक कहता है कि और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार के तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पढ़ा सुना। दोनों याद करते हैं और उस यादों में ही सोचते हैं, एक दिन की बात है कि खेतिहर परिवार से संपन्न रहने वाला जो ये लड़का धनराम लोहार था, वह भी मोहन का सहपाठी था, लेकिन मंद बुद्धि बालक था। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब उसके प्रति कभी कभार ही ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि 13 का पहाड़ा सुना और क्या उत्तर देता है। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ की तरह हो गया था।
12 का पढ़ा धनराम लोहार को किसी तरह याद हो पाया था। 13 का पढ़ा उसको पहाड़ के जैसे भी विशाल लगता था, अर्थात वो उसमें रुचि नहीं रखता था, इसलिए उसे वो याद नहीं हो पाता था। 13 एक कम 13, 13 दूनी 24 सटाक 1 संटी उसकी पिंडलियों पर मार साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। जैसे उसने गलत पढ़ा, 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 24 जैसे कहा, मार साहब ने एक छड़ी उसके पिंडलियों पर, घुटने के निचले भाग को पिंडली कहा जाता है, और वहां लगाया, और इतना तेज सटाकी थी कि छड़ी तुरंत टूट जाती है। लेखक कहता है कि उससे उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संडी तोड़ कर लिया, फिर तुझे 13 का पढ़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मार साहब का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा भी आखिर मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा होता है। पहले के समय में शिक्षक विद्यार्थियों को बार बार पढ़ने में अरुचि रखने पर यथोचित दंड भी देते थे, और उसमें उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था, डंडे से पीटा भी जाता था। तो उसमें जिसको दंडित किया जाता था उसे ही छड़ी का भी बंदोबस्त व्यवस्था करना होता था, और उसके लिए वह छात्र स्वयं ही छड़ी लाता था, मजबूत छड़ी लाता था, क्योंकि पहले मास्टर साहब जो छड़ी लाता था उसी के ऊपर छड़ी मारकर उस छड़ी की मजबूती का एहसास कराते थे, और इस प्रकार यह देखते थे कि यह छड़ी लाने में कहीं कोताही तो नहीं किया, पतली छड़ी तो नहीं ला दिया। प्यारे बच्चों, आप देखें शैक्षणिक परिवेश में हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यदि कुशाग्र बुद्धि बनना है तो हमें हमेशा सार्थक प्रयास करना चाहिए और अच्छे मुकाम को प्राप्त करना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। यदि हम निरंतर प्रयास नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, केवल मनोरथ रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए सार्थक परिणामों के लिए हमें हमेशा सतत प्रयास करने की जरूरत होती है। इस अंश के साथ यह शिक्षा ग्रहण करते हुए कि हमें मोहन की जैसे कुछ दिनों तक यानी प्राथमिक स्तर पर ही केवल मेहनत नहीं करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जितने ही आगे बढ़िए उतने ही मेहनत कीजिए, लगन रखिए, मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। जरूरत इस बात की होती है, तमाम कठिनाइयाँ आएंगी शैक्षणिक परिवेश में, और एक छात्र के लिए उन परेशानियों को पार कर पाना कठिन भी होगा। इसलिए प्यारे छात्रों, हम आपसे यही कहेंगे कि चाहे जितनी मुसीबतें हों, परेशानियां हों, हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और जब तक हमारे अंदर जोश है, उत्साह है, तो निश्चित ही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। तन्मयता के साथ हम अपने कार्यों को करें तो निश्चित हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आइए हम एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि यदि आपको आज के वीडियो में हमारा यह अंतिम संदेश अच्छा लगा हो तो निश्चित वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपको और अच्छी तरह से लाभान्वित कर सकें। आइए अब हम गृह कार्य लिखें।